तो हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और कल सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ाकर कुछ डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। पहली डिवाइस थी एलईडी, दूसरी थी सोलर सेल, तीसरी थी फोटो डायोड। ठीक है, आज हम बात करेंगे आगे। अगली डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, लिखेंगे आप अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट डिवाइस है बेटा हमारे पास में रेक्टिफायर। अगली डिवाइस का नाम है बच्चों रेक्टिफायर। ठीक है, यहां देखिए बस बातें नहीं। कॉमनली पहले मैं आपको रेक्टिफायर के टाइप्स बताता हूं, चलो नहीं तो डेफिनेशन ही बता देते हैं। देखो सुनो, ऑल्टरनेटिंग करंट आप सब जानते हैं क्या होती है, जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करती रहती है, उस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। टर्म 1 में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, आधे चक्कर में आगे जाएगी और बाकी के हाफ साइकिल में पीछे जाएगी, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दें, डीसी में कन्वर्ट कर दें, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दें, तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर के अंदर से पास कराना पड़ेगा। जब एसी करंट रेक्टिफायर के अंदर से पास होगी ना बच्चों, तो ये बन जाएगी डीसी करंट। तो रेक्टिफायर की एक आसान सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने बन गई कि एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। अब कॉमनली रेक्टिफायर होते हैं हमारे पास में 2 टाइप्स के बच्चों। एक रेक्टिफायर का नाम है हमारे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान से बच्चों, एक का नाम है हमारे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर और एक का नाम है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। सुनिए ध्यान से, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हमारे पास में कॉइल लगी रहती है बच्चों, इसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। इस पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे। ये प्राइमरी कॉइल हो गई हमारे पास में। ये हमारे पास में सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, यहां सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमने लगा दिया है एक डायोड यानी डी। यहां मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यह है लोड रेजिस्टेंस। ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। यह है हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। अब समझिए कि आप दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों एसी को डीसी में बदल रहे हैं। भाई एसी करंट क्या है, हाफ साइकिल में तो आगे जाएगी और बाकी के हाफ साइकिल में पीछे जाएगी, फिर हाफ साइकिल में आगे, फिर हाफ साइकिल में पीछे। यह है एसी करंट। जो हाफ साइकिल में आगे, फिर हाफ साइकिल में आगे, फिर हाफ साइकिल में आगे, फिर हाफ साइकिल में आगे, वो है डीसी करंट। अब जितनी भी बैटरी से चलने वाली डिवाइसेस होती है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं, वो एसी पर काम ही नहीं करती है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एसी के ऊपर काम ही नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बैटरी के कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दूंगा, आधे चक्कर में वो चार्ज होंगी, बाकी के आधे चक्कर में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, ओवरऑल काम ही नहीं कर पाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऐसी करंट की जो आधे चक्कर में आगे जाए और बाकी के आधे चक्कर में भी आगे जाए, बाकी के आधे चक्कर में भी आगे जाए, बाकी के आधे चक्कर में भी आगे जाए। भाई जैसे मोबाइल फ़ोन है, अगर बिना चार्जर के मैं मोबाइल फ़ोन को सीधा स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं, बिना चार्जर के, ठीक है, वोल्टेज कम कर दूं मैं उसका और सीधा स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं बिना चार्जर के, तो आधे चक्कर में करंट कहाँ जाएगी, आगे, मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाएगा। बाकी के आधे चक्कर में करंट कहाँ जाएगी, पीछे, मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी एसी करंट से आप कभी मोबाइल फ़ोन को चार्ज ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम चार्जर लगाकर पहले एसी को डीसी में बदलते हैं। हमारे चार्जर का मेन काम होता है वोल्टेज को कम करना और एसी को डीसी में बदलना। जब एसी डीसी में बदलती है तो आधे चक्कर में करंट कहाँ जाती है, आगे, मोबाइल चार्ज हो गया। और वो बाकी के आधे चक्कर में पीछे ना जाकर आगे ही चली जाती है, तो मोबाइल फ़ोन दोबारा से चार्ज हो गया, फिर आगे चली गई, फिर चार्ज हो गया, फिर आगे चली गई, फिर चार्ज हो गया। इस तरीके से डीसी हमारी काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी पर काम करती है। तो ऐसे ही एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। इस डिवाइस का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बेटा देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम इधर से अप्लाई करेंगे एक इनपुट। ये हमारे पास में इनपुट है बच्चों, प्लस माइनस,
यह है ऑल्टरनेटिंग करंट। प्लस का मतलब है कि करंट आगे जाएगी और माइनस का मतलब यह है कि करंट पीछे जाएगी। प्लस का मतलब है करंट आगे जाएगी और माइनस का मतलब है कि करंट पीछे जाएगी। ठीक है, प्लस का मतलब करंट कहां जाएगी, माइनस का मतलब करंट। अब सुनिए ध्यान से, आधे चक्कर में ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, यहां पर इस जगह पर एक फिनोमेना होगा जिसे हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वोल्टेज कम से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये अगर प्लस है और ये माइनस है तो ये भी बन जाएगा हमारा प्लस और ये बन जाएगा हमारा माइनस। भाई जल्दी आ जाया करो यार, ये क्या तरीका है तुम लोगों का। आधे चक्कर के लिए, हाफ साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल ये बन गया प्लस और ये बन गया हमारे पास में माइनस। ठीक है, एक ही डायोड लगा है हमारे पास में। ये पीछे का हिस्सा है P और आगे का हिस्सा है N। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो आधे चक्कर के लिए P बताओ किससे जुड़ा है और N यहां से घूम कर आकर किससे जुड़ा है। अगर P जुड़ा है पॉजिटिव से और N जुड़ा है नेगेटिव से तो आधे चक्कर में ये हो गया फॉरवर्ड। क्या हो गया, और फॉरवर्ड का मतलब है कि ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, करंट यहां पहुंच जाएगी। बताओ हमारे लोड रेजिस्टर में करंट पहुंची या नहीं पहुंची, करंट पहुंच गई, यानी आधे चक्कर में हम लोगों को आउटपुट मिल गया। आधे चक्कर में हम लोगों को आउटपुट मिल गया, हाफ साइकिल में हम लोगों को आउटपुट मिल गया। अब बाकी के हाफ साइकिल में देखो बच्चों क्या होने वाला है। आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर के लिए काम कुछ इस तरीके का था। ये प्लस था, ये माइनस था। आधे चक्कर के लिए करंट ऐसे पास हो रही थी, ऐसे। बाकी के आधे चक्कर में करंट ऐसे पास होगी, ऐसे। इसी तरीके से एसी करंट पास होती है। आधे चक्कर में ऐसे पास होती है, आधे में ऐसे पास होती है, आधे में ऐसे पास होती है, बाकी के हाफ साइकिल में ऐसे पास होती है। अब ये काम करेगा प्लस की तरह और ये काम करेगा माइनस की तरह। अगर ये प्लस है तो ये भी बन जाएगा प्लस और ये क्या बन जाएगा, माइनस। अच्छा बताओ इस बार P किसकी तरह काम कर रहा है और N किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया रिवर्स में। काय में हो गया। अब रिवर्स का मतलब यह है कि ये अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देगा। क्या होने देगा अपने अंदर से करंट को पास, ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा। यहां से करंट चलेगी जरूर लेकिन करंट यहां पहुंच नहीं पाएगी। क्यों, देखो करंट को तो प्लस से चलकर माइनस पे पहुंचना है। करंट के सामने दो रास्ते हैं, क्या तो तुम इस रास्ते से प्लस से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर यहां माइनस पर पहुंच जाओ, या तुम सीधा इस रास्ते से चलकर इस रास्ते से चलकर यहां माइनस पर पहुंच जाओ। पहले करंट ले रही थी प्लेन रास्ता, सीधा रास्ता, पहले करंट इस रास्ते से जा रही थी। अब यहां करंट ने खड़े होकर देखा कि अगर मैं इस रास्ते से गई, यहां से इस रास्ते से, तो ये रास्ता तो यहां पर बंद है, डायोड लगा हुआ है और ये डायोड रिवर्स में है, तो यहां से यहां जाकर मुझे दोबारा से लौट कर आना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सीधा इसी रास्ते से हो लो और प्लस से होते हुए कहां पहुंच जाओ, माइनस पे। यानी हम ये कहेंगे जब ये होगा प्लस और ये होगा माइनस तो यहां पहुंचेगी करंट, यानी हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन बाकी के हाफ साइकिल में जब ये क्या होगा प्लस और ये क्या होगा, यहां करंट नहीं पहुंच पाएगी और ये कौन सी बाइसिंग में होगा, रिवर्स बाइसिंग में। इस तरीके से हमारा डायोड काम करता है, इस तरीके से हमारी डिवाइस काम करती है और इस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, या पूरा नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है। आधी करंट यहां पहुंच पा रही है, आधी करंट नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके सामने इसका एक इनपुट डायग्राम बनाता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो जो मैंने यहां अप्लाई किया यह है इनपुट, ये मैंने अप्लाई किया प्लस माइनस प्लस। आउटपुट देखो मुझे कैसा मिला बच्चों, ध्यान से। जब ये प्लस है करंट आगे जा रही है तो यहां करंट पहुंच गई, आउटपुट मुझे मिल गया। जब ये माइनस है, माइनस का मतलब यह है कि जब उल्टी डायरेक्शन में करंट पास हो रही थी तो ये रिवर्स में काम कर रहा था, काय में काम कर रहा था। और रिवर्स का मतलब यह है कि यहां से लेकर इतने हिस्से के लिए मुझे यहां कोई आउटपुट नहीं मिला, इतने हिस्से के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक कोई आउटपुट नहीं मिला, इतने हिस्से में मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, जीरो आउटपुट मिला मुझे, जीरो आउटपुट। फिर ये प्लस आ गया तो फिर मुझे यहां आउटपुट मिल गया कुछ इस तरीके से। तो देखो ये वाला रेक्टिफाई हो गया, बताओ हो गया या नहीं हो गया। क्या इस माइनस वाले में मुझे कोई करंट मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस प्लस वाले में मिल रही है, हाँ इस प्लस वाले में मिल रही है। तो आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है,
आधी वेव को रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए इसका नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। दो बातें इसके अंदर न्यूमेरिकल हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इनपुट वोल्टेज लगाते हैं V0, तो यहां जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा बच्चों, यहां ये मिलेगा आपको V0 अपॉन पाई, ध्यान रखिएगा, इतना वोल्टेज आपको मिलेगा V0 अपॉन पाई। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी है f, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी होगी f, ध्यान रखिएगा। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। कुछ कुछ ही आया होगा समझ में, मेरे हिसाब से पूरी बात नहीं आई, क्योंकि तुम लेट ही आते हो, कोई 5 मिनट लेट, कोई 10 मिनट लेट, ऐसे क्या समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। हमने यहां एक इनपुट को, पहले ये देखो रेक्टिफायर है क्या, एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस का नाम है। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम जानते हो सभी लोग। अगर मुझे एसी करंट को डीसी करंट में बदलना है तो मैं इस डिवाइस का यूज करूंगा, नाम है रेक्टिफायर। सबके घर में इन्वर्टर होगा, उस इन्वर्टर के अंदर डबल वे रेक्टिफायर लगा रहता है। उस इन्वर्टर के अंदर जो डिवाइस लगी है वो डबल वे है, उसका काम एसी को डीसी में बदलने का भी है और डीसी को एसी में बदलने का भी है, ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात। मैंने सिर्फ यहां एक डायोड लगाया, कितने डायोड लगाए, तो ये आधे साइकिल को तो रेक्टिफाई कर देगा, आधे साइकिल को क्या कर देगा, बाकी के आधे साइकिल को कर देगा ब्लॉक, क्या कर देगा, फिर आधे साइकिल को क्या कर देगा, रेक्टिफाई, बाकी के हाफ साइकिल को क्या कर देगा, ब्लॉक। इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अगली कंडीशन में पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास में बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, इसे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान से देखिएगा जरा, डिवाइस का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी एक होगी हमारे पास में प्राइमरी कॉइल, कुछ ऐसे। ये हमने लगा रखा है इनपुट, ठीक है, इनपुट हमने लगाया ये ऑल्टरनेटिंग एसी, एसी में करंट ऐसे चलती है, ये प्लस ये माइनस, प्लस का मतलब करंट आगे जा रही है, माइनस का मतलब करंट पीछे लौट कर आ रही है। जो वोल्टेज मैंने यहां लगाया वो है V0, कितना है, जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर वो है f। अरे कितनी है, अच्छा ये प्राइमरी कॉइल है। यह है हमारे पास में सेकेंडरी कॉइल, कौन सी कॉइल है, यह है हमारे पास में सेकेंडरी कॉइल। गौर से देखना बिल्कुल ध्यान से, यह है सेकेंडरी कॉइल, ठीक। एक डायोड तो मैंने लगा दिया यहां पर, एक डायोड हमने यहां लगा दिया, एक डायोड हमने यहां लगा दिया, इसको यहां से आते हुए यहां से बंद कर दिया। ऐसे सर्किट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि अगर रेक्टिफायर, आज ग्रीन में भी आ रखा है रेक्टिफायर के ऊपर एक क्वेश्चन, तो 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का तो सिर्फ डायग्राम ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से, ठीक है। अब आप देखो यहां से यह है रेजिस्टेंस कनेक्ट हमारे पास में, यह है लोड रजिस्टर, यह है लोड रजिस्टर, यानी यहां करंट हमें पहुंचानी है, ठीक है। यहां से यहां इस पॉइंट पर, यहां से कुदाकर ऐसे इस पॉइंट पर, यहां मिलेगा हमें आउटपुट, क्या मिलेगा बेटा, ये हमें आउटपुट मिलेगा यहां पर। ये हमारा डायग्राम हो गया बच्चों, देखो ये डायग्राम हो गया। अब कैसे करेगा काम, जरा गौर से सुनिएगा। आधे चक्कर के लिए ये तो हो गया प्लस, क्या हो गया बेटा, और ये हो गया माइनस। हाफ साइकिल के लिए एक हो गया हमारे पास में प्लस और एक हो गया हमारे पास में माइनस। ये अगर प्लस है तो ये भी हो गया हमारे पास में प्लस और ये हो गया हमारे पास में माइनस। एक डायोड लगा हुआ है यहां, इसका नाम है D1। एक डायोड लगा हुआ है यहां, इसका नाम है D2। यह है P, यह है N, यह है हमारे पास में P और यह है हमारे पास में N। जरा गौर से देखिएगा आप सभी लोग, ये बताइए कि P किसके साथ जुड़ा है, ओके, N किसके साथ जुड़ा है, यहां से आकर देखो, यहां से आकर ऐसे, यहां से आकर, यहां से आकर, यहां से आकर, काहे के साथ जुड़ा है, नेगेटिव के साथ, यानी P जुड़ा है पॉजिटिव के साथ, N जुड़ा है नेगेटिव के साथ, तो ये हो गया फॉरवर्ड में। काहे में हो गया, ये हो गया हमारे पास में फॉरवर्ड में, ठीक है। अब नीचे वाले डायोड में आ जाते हैं हम लोग। जरा देखो बेटा ध्यान से, नीचे वाले डायोड के अंदर, नीचे वाले डायोड में P बताओ किसके साथ जुड़ा है, देखो P का मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव जुड़ा किससे है, और N कहां से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास में रिवर्स में। काहे में हो गया, ये फॉरवर्ड में हो गया, ये रिवर्स में हो गया। करंट पास होती है प्लस से माइनस की तरफ, करंट अभी यहां खड़ी है, ठीक है,
करंट ने देखा कि यार देखो कौन सा रास्ता ले, कौन से रास्ते से होकर जाए। करंट कभी भी इस छल्ले वाले रास्ते से होना नहीं चाहती, वो तो मजबूरी की बात है कि करंट जब यहाँ से पास होगी, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तब करंट इस लूप वाले रास्ते से होकर गुजरेगी। समझ में आ रही बात? तो करंट ने सोचा कि चलो इस तरफ चल पड़ते हैं, यहाँ से चली करंट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से करंट चली। ये काहे में है बेटा? ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, होने देगा, होने देगा, होने देगा। करंट यहाँ पहुंच गई, पहुंच गई यहाँ। अब बताओ यहाँ पहुंचकर करंट के सामने कितने रास्ते आ गए? 2। क्या तो करंट यहाँ से ऐसे मुड़ जाए इधर, या करंट यहाँ से इस रास्ते से चली जाए? दिख रहा है आप लोगों को? अगर करंट यहाँ से इस रास्ते पे मुड़ गई तो ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर करंट यहाँ से सीधी चली गई तो यहाँ से सीधा जाकर ये डायोड आएगा रास्ते में, और ये कौन सी बाइसिंग में है? और रिवर्स में करंट को वो क्या कर देता है? ब्लॉक। तो यहीं से वो रास्ता, यहाँ से वो सीधा रास्ता ना लेकर यहीं से ऐसे मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गई इधर, और यहां से मुड़कर ऐसे यहां से जाकर यहां पहुंच गई, ठीक है। और यहां से होते हुए यहां से होते हुए कहां पहुंच गई? नेगेटिव पर। बताओ लोड रेजिस्टेंस में करंट गई है या नहीं गई है? और उस करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, बोलो है या नहीं है? तो आधे चक्कर में यहां करंट पहुंची है, बोलो पहुंची है या नहीं पहुंची है? तो आधा चक्कर रेक्टिफाई हो गया। क्या हो गया? अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखो आगे अगली कंडीशन देखते हैं क्या होगी बेटा हमारे पास में। बाकी के आधे चक्कर में क्या कंडीशन होने वाली है? हटा देते हैं इसे। बाकी के हाफ साइकिल में ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अगर ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, और ये क्या होगा? उल्टा हो गया बेटा। जो पहले प्लस था वो माइनस बन गया, जो पहले माइनस था वो प्लस बन गया। नहीं आया समझ में? अब बताओ पी किसके साथ जुड़ा है? पी का मतलब तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जुड़ा किसके साथ है? तो बताओ ये काहे में हो गया? रिवर्स में हो गया। और ये काहे में हो गया? ये फॉरवर्ड में हो गया। अरे बोलो करंट कहां से चलेगी? तो करंट यहां से चली है ऐसे। ये अपने अंदर से करंट को जाने देगा? जाने दिया अपने अंदर से करंट को। करंट यहां पहुंच गई। अब बताओ यहां पहुंचकर करंट के सामने कितने रास्ते हैं? अगर वो सीधा चली गई ऐसे 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 ऐसे, तो ये काहे में है? ब्लॉक कर देगा करंट को, कर देगा ब्लॉक। तो करंट इसीलिए यहीं से ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी यहां से ऐसे, और यहां से होते हुए कहां पहुंच जाएगी? नेगेटिव पर। बताइए पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो दोनों साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में, इस वाले हाफ साइकिल में, आधे चक्कर में, जब ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था, यहां करंट पहुंच रही है, आधा चक्कर रेक्टिफाई हो रहा है। और जब उल्टा हो गया, यानी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तब भी यहां करंट पहुंच रही है। इन शॉर्ट, आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आधे चक्कर में, हाफ साइकिल में ये रहेगा फॉरवर्ड में, ये रहेगा रिवर्स में, यहां करंट पहुंच जाएगी। और बाकी के आधे चक्कर में ये रहेगा फॉरवर्ड में, ये रहेगा रिवर्स में, फिर यहां करंट पहुंच जाएगी। यानी दोनों चक्कर में यहां करंट पहुंच पा रही है, पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। और यही हमारा मेन इंडिकेशन है हमारे लिए, हमारे लिहाज से आउटपुट क्या है, हमारे लिहाज से रिजल्ट क्या है। अगर यहां करंट पहुंचेगी तो हम मानेंगे कि हमें आउटपुट मिल रहा है, और अगर यहां करंट नहीं पहुंचेगी तो हम मानेंगे कि हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। दोनों चक्कर में यहां करंट पहुंच पा रही है, इसका मतलब हमें आउटपुट मिल पा रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो हम कहेंगे कि साहब रेक्टिफाई हो गई करंट, और ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बेटा। ये हमने इनपुट लगाया था प्लस माइनस प्लस, आउटपुट मिल गया हमें कुछ ऐसा। प्लस में करंट पहुंच गई, रेक्टिफाई हो गई, माइनस वाली करंट भी पहुंच गई, रेक्टिफाई हो गई, प्लस वाली करंट भी पहुंच गई, रेक्टिफाई हो गई। हमने इनपुट लगाया था ऐसा, आउटपुट हम लोगों को मिल गया ऐसा। प्लस 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 ही क्यों मिला? इस प्लस 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 का मतलब क्या है? जब ये प्लस था और ये माइनस था, तब भी इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट इधर जा रही थी, और जब ये प्लस है और ये माइनस है, तब भी इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट इधर जा रही है। बताओ दोनों आधे चक्कर में करंट इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर इस डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है? एक डायरेक्शन है, इसीलिए माइनस को भी क्या बना दिया? प्लस बना दिया। इस डिवाइस का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव। इसमें अगर मैं इनपुट लगाता हूं V0, क्या लगाता हूं? तो आउटपुट मुझे मिलता है 2V0 अपॉन पाई। ध्यान रखिएगा, इनपुट अगर मैं लगाता हूं V0 तो आउटपुट मुझे मिलता है 2V0 अपॉन पाई। और अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है मेरी f,
तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी 2f। ये बड़ी कमाल की बात है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में इसके ऊपर कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, रेक्टिफायर से गुजरने के बाद बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? रेक्टिफायर से गुजरने के बाद में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2f। बताइए भाई अब आपको समझ में आया नहीं आया? मैं एक बार और समझा देता हूं क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा काम तो मेरे पास में बचा है नहीं, यही बचा हुआ था। एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर ये काम खत्म हो जाएगा, तो एक बार और समझा देता हूं आपको। सबसे पहले बेटा ये देखिए कि हमारे पास में कंडीशन क्या है। बताओ ये कौन सी करंट है? एसी करंट का मतलब समझते हो आप लोग? एसी करंट यानी कुछ ऐसे वाली करंट, बोलो होती है प्लस माइनस प्लस। प्लस का मतलब करंट कहां जाएगी, माइनस का मतलब, प्लस का मतलब ऐसे करंट ऐसे चल रही है। समझ आ रही बात? अच्छा, जब मैं इस एसी करंट को इस डिवाइस से गुजारूंगा, इस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है बेटा? तो रेक्टिफायर से गुजरने के बाद ये करंट हमारी ऐसी बन जाएगी, ये करंट हमारी ऐसी बन जाएगी, प्लस 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 ऐसी बन जाएगी ये वाली करंट। ये तो थी एसी करंट। इस करंट का नाम है यूडीसी। यूडीसी का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट। ये थी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये है हमारी यूडीसी, यूनी डायरेक्शनल करंट। जब इस यूनी डायरेक्शनल करंट को ध्यान से जरा एक कैपेसिटर के अंदर से गुजारा जाएगा। कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है फिल्टर, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है फिल्टर। जब फिल्टर के अंदर से हम इसे गुजारेंगे तो ये करंट कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी, ये करंट ऐसी हो जाएगी। ये जो हल्के हल्के से उभार ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, क्रस्ट ट्रफ, इन्हें बोलते हैं रिपल्स। क्या बोलते हैं? ओके। एक और डिवाइस आती है, वो हम लोग अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, बड़ी शानदार डिवाइस होती है, अभी निकाल दी है सिलेबस के अंदर से। ये डिवाइस का नाम है जीनर डायोड। जब इसे जीनर डायोड के अंदर से गुजारते हैं, जीनर डायोड, स्टेबलाइजर का नाम सबने सुना है? स्टेबलाइजर में यही डिवाइस लगी रहती है, स्टेबल करना, वोल्टेज को बिल्कुल फिक्स कर देना। क्या कर देना? जैसे घर में हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 220, 210, 190, 180, मतलब बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है वोल्टेज, तो हम क्या करते हैं, अपने घर की मेन लाइन को एक स्टेबलाइजर के साथ जोड़ देते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को बिल्कुल फिक्स कर देता है ना। वोल्टेज को बिल्कुल शार्प करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इस डिवाइस का नाम है जीनर डायोड। जीनर डायोड से गुजरने के बाद में करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। अरे कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। तो ये कंडीशन हमारे पास में होती है। बताइए समझ आया नहीं आया? अब हमारे पास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई रेक्टिफायर का जो काम है बच्चों, रेक्टिफायर का जो काम है वो एसी को डीसी में बदलना है। एसी को काहे में बदलना है? और हमने रेक्टिफायर बना दिए 2 टाइप्स के, कि भाई 2 टाइप के रेक्टिफायर है हमारे पास में। एक का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, HWR और FWR। समझ आ गई बात? सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने अप्लाई कर दी एक इनपुट कॉइल, कुछ ऐसे हमने एक इनपुट कॉइल लगा दी, और यहां दूसरी कॉइल के अंदर ये जो आउटपुट कॉइल है, यहां मैंने एक डायोड लगा दिया, यहां मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यह है लोड रेजिस्टेंस। तुम्हारे लिहाज से आउटपुट क्या है? तुम्हारे लिहाज से आउटपुट यह है कि अगर इस लोड रेजिस्टर में करंट पहुंचेगी, अगर RL के अंदर करंट पहुंचेगी तो तुम मानोगे कि हाँ आउटपुट मिल रहा है, और अगर लोड रेजिस्टर में करंट नहीं पहुंचेगी तो तुम ये मानोगे कि आउटपुट नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या हुआ, आधे चक्कर के लिए ये तो हो गया प्लस, क्या हो गया, और ये हो गया माइनस। भाई ऐसी करंट है, पक्का आधे चक्कर के लिए एक कोना प्लस होगा, एक कोना माइनस होगा। अगर प्लस माइनस होगा, करंट ऐसे पास हो रही होगी प्लस से माइनस की तरफ। पता हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? अरे बोलो। ऐसे ये क्या हो गया हमारे पास में प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। अच्छा, अब देखो ये पीछे का हिस्सा होता है P और ये आगे का हिस्सा क्या होता है N। P बताओ किसके साथ जुड़ा है? N के साथ। N तो ये हो गया फॉरवर्ड में, हो गया फॉरवर्ड में। बोल भाई धनंजय, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? P पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। करंट इसके अंदर से निकलेगी ऐसे और निकलते हुए यहां पहुंच जाएगी। बताओ करंट यहां पहुंच गई, आउटपुट मिल गया आपको। तो आप क्या कहने वाले हो? सुनिए ध्यान से। देखो आप ये कहने वाले हो कि मैंने इनपुट लगाया था,
ये प्लस वाला मैंने इनपुट लगाया था, बताओ ये वाली करंट यहां पहुंची या नहीं पहुंची, तो मुझे आउटपुट मिल गया, ये प्लस मिल गया आउटपुट, ठीक है। अब बाकी के आधे चक्कर के लिए देखो, बाकी के हाफ साइकिल के लिए ये बताओ बेटा क्या बन जाएगा आपके पास में, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल होगा या नहीं होगा, ये माइनस तो ये भी क्या हो गया, ये प्लस तो ये क्या हो गया, प्लस, बिल्कुल उल्टा हो गया। ये बताओ काहे में हो गया, अब जब ये रिवर्स में है तो ये अपने अंदर से करंट पास होने देगा, लेकिन करंट को तो कुछ भी करके प्लस से चलकर माइनस पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो बताओ करंट माइनस पर पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेगी, सीधा ये वाला रास्ता ले लेगी, यहां से यहां पहुंच जाएगी, इस रास्ते से ना जाकर करंट इस रास्ते से जाएगी। अगर करंट प्लस से चलकर माइनस पर इस रास्ते से गई तो बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। इसका मतलब यह है कि ये जो माइनस वाला था इसका रिजल्ट हमें मिला ही नहीं, ऐसे बन गया यहां पर, इस माइनस वाले की करंट वहां पहुंची ही नहीं, या पहुंची वहां पर करंट नहीं पहुंची। अब फिर प्लस वाले में आ जाइए, फिर करंट ऐसे पास होगी, फिर ये फॉरवर्ड में होगा, फिर यहां करंट पहुंच जाएगी, इसकी करंट हमें मिल गई, फिर ये रिवर्स में होगा, इसकी करंट नहीं पहुंचेगी, ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी। इनपुट वोल्टेज हमने कितना लगाया, V0, आउटपुट कितना मिला हमें, V0 अपॉन पाई, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है f, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी f। बोलिए समझ आया नहीं आया, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, यह है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अरे बोलो भाई, अब बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर, जो ये मैंने आप लोगों को समझाया। भाई आधे चक्कर में ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया फॉरवर्ड में, ये हो गया रिवर्स में। ये करंट को अलाउ करेगा, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। करंट यहां से चलकर इस रास्ते से तो जा नहीं सकती है, करंट यहां से चलकर बीच वाले रास्ते से होते हुए माइनस पर पहुंच जाएगी। बताओ यहां करंट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, रेक्टिफाई हो गया। और बाकी के आधे चक्कर के लिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये फॉरवर्ड में हो गया, इस बार ये रिवर्स में हो गया। ये अलाउ करेगा करंट को, ये अलाउ नहीं करेगा करंट को। तो करंट यहां से चलेगी, चलेगी, कहां पहुंचेगी, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां पहुंचकर क्या विचार आया, अगर इस रास्ते से गए तो फंस जाएंगे, इसीलिए इस रास्ते से जाओ और यहां से होते हुए नेगेटिव पर पहुंच जाओ। बताओ यहां करंट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रेक्टिफाई हो गया, प्लस वाला हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो गया और माइनस वाला हाफ साइकिल भी हमारा रेक्टिफाई हो गया। तो इस डिवाइस का नाम है बेटा हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलिए आदित्य जी, समझ आ गया? अगर एक दिन पहले पढ़ लिया होता तो लिखे आते जाके। ठीक है, लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच जाते हैं बच्चों। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दी है ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को एक बार और बता देता हूं। टॉपिक का नाम है रिवर्स बायसिंग। अब देखो इस चैप्टर में ना जितनी चीजें आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए है वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन 2-3 टॉपिक एडिशनली ऐसे हैं जो सिर्फ जेईई और नीट के अंदर आते हैं, वो उनका बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। उनमें से एक टॉपिक है जीनर डायोड, एक का नाम है ट्रांजिस्टर और एक का नाम है लॉजिक गेट। ये 3 टॉपिक हैं। तो मैं आने वाले संडे में इसकी क्लास लेने वाला हूं, उसमें आपको ट्रांजिस्टर भी पढ़ाऊंगा मैं, लॉजिक गेट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको और जीनर डायोड भी पढ़ाऊंगा। तो तुम में से जो लोग इंटरेस्टेड है ना, उस संडे में होगी क्लास सुबह 10 बजे, ठीक है ना। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तीनों टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। बोर्ड एग्जाम का काम आपका खत्म हो गया, जितने टॉपिक बोर्ड एग्जाम में है वो सब आपके हो गए हैं, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास में बचा हुआ है, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं मैं आपको रिवर्स बायसिंग की। बेटा रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होते हैं ज्यादा, नेगेटिव होते हैं कम, ठीक है बेटा। पी टाइप के अंदर नेगेटिव तो एक आधा ही होगा, ये 3 नेगेटिव है मैंने मान लिया। एन टाइप के अंदर नेगेटिव ज्यादा होंगे और पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे। बताओ पी का मतलब क्या होता है, लेकिन आपने उल्टा करके जोड़ दिया। पी को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नेगेटिव, आपने उसे जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर पी को आपने नेगेटिव के साथ जोड़ा तो ये जो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये बताओ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे।
और अगर ये सारे इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये यहाँ से हल्के से आगे खिसक जाएंगे ऐसे, और ये जो डिप्लीशन लेयर थी ना हमारी, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ऐसे। यहाँ पर ये जो सारे नेगेटिव हैं वो हमारे इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे बच्चों, और अट्रैक्ट होने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाएगी। तो रिवर्स बायसिंग का जो पहला पॉइंट आपके सामने आता है वो है ये कि रिवर्स बायसिंग की पहचान तो पहले ही बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। P नेगेटिव से जुड़ा होगा, N पॉजिटिव से जुड़ा होगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? अब एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अपनी तरफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो ये नेगेटिव इन नेगेटिव पर रिपल्शन भी तो लगाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा? और रिपल्शन की वजह से ये नेगेटिव यहां से चलते हुए यहां पहुंच जाएंगे, ये नेगेटिव यहां से चलते हुए डिप्लीशन लेयर को पेनिट्रेट करके यहां से वहां पहुंच जाएंगे। यानी सर्किट के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, देखो P के अंदर माइनॉरिटी वाले हैं नेगेटिव, P के अंदर तो ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन P के अंदर नेगेटिव भी मौजूद है, माइनॉरिटी में है। इनकी वजह से एक मामूली सी करंट पास होती है, इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स करंट। क्या बोलते हैं? और जब हम बाहर से बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जितने भी P के अंदर माइनॉरिटी वाले होते हैं वो सारे के सारे N की तरफ चले जाते हैं और सर्किट के अंदर एक मैक्सिमम रिवर्स करंट पास करना स्टार्ट कर देती है। इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड रिवर्स करंट। यानी कोई अगर आपसे पूछ ले तो 3 पॉइंट्स में आप रिवर्स की सारी कंडीशन को समझाओगे। पहला पॉइंट, P का मतलब तो पॉजिटिव होता है, लेकिन उल्टा करके जोड़ेंगे। P को जोड़ेंगे नेगेटिव के साथ, N को जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ, ये रिवर्स है। रिवर्स में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, ये रिवर्स है। समझ आ रही बात? डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हल्की सी करंट पास होती है, इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स। लेकिन अगर मैं बाहर की बैटरी का बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से ये जो पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे ना, वोल्टेज बढ़ाने पर ये सारे पॉजिटिव यहां से बाहर निकल जाते हैं। इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि ये पॉजिटिव सर्किट से कहां निकल जाते हैं? बाहर। ये नेगेटिव सर्किट से कहां निकल जाते हैं? बाहर। जब इधर से पॉजिटिव बाहर निकल जाए, इधर से नेगेटिव बाहर निकल जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं जीनर कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं एवलांचे कंडीशन। और इस कंडीशन पर सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोबारा से बात सुनो पूरी गौर करके। रिवर्स बायसिंग है क्या भाई? ये है आपके पास में बेटा, ये क्या हो गया? P, ये क्या हो गया? N। उल्टा करके जोड़ दिया। P को किससे जोड़ा? N को किससे जोड़ा? बोलो, समझ आ गया क्या? एनी प्रॉब्लम? P के अंदर माइनॉरिटी में कौन होगा? अरे P का मतलब पॉजिटिव है यार, माइनॉरिटी में नेगेटिव होंगे, कम नेगेटिव होंगे। N का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव ज्यादा होंगे, माइनॉरिटी में कौन होंगे? पॉजिटिव होंगे। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये जो बाहर से मैंने बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी लगाने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मामूली सी करंट पास होगी, जिसका नाम होता है रिवर्स करंट। क्या नाम होता है? लेकिन जब मैं इस बाहर के नेगेटिव का वोल्टेज और बढ़ाता हूं तो वो जो P के अंदर पॉजिटिव भरे पड़े हैं और N के अंदर नेगेटिव भरे पड़े हैं, वोल्टेज बढ़ाते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि P के अंदर से ये पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं और N के अंदर से ये नेगेटिव बाहर निकल जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं एवलांचे कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं जीनर कंडीशन। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है हमारे पास में वो कुछ ऐसा बनता है, वाई एक्सिस पर होगी करंट, एक्स एक्सिस पर होगा वोल्टेज। देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारे पास में, ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ होता है। जिस पॉइंट पर इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ये वोल्टेज आपका कहलाएगा जीनर वोल्टेज, यानी यहां सर्किट ब्रेक हो गया। इतने वोल्टेज पर सर्किट क्या हो गया? ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है। फॉरवर्ड का ग्राफ कल ही मैं आपको समझा चुका हूं ना। यहां जो वोल्टेज मिलता है इसे बोलते हैं VK। क्या बोलते हैं? VK का मतलब होता है नी वोल्टेज। क्या होता है? क्योंकि ग्राफ घुटने जैसा है देखने में, इसलिए इसे नी वोल्टेज बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है, NCERT में इसका यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसे नी वोल्टेज का नाम देते हैं, इसे जीनर वोल्टेज का नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है?
इसे एवलांचे वोल्टेज का नाम देते हैं, इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम देते हैं। और इस वोल्टेज पर सर्किट टूट जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास हो जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इस वोल्टेज से आगे डायोड फॉरवर्ड का काम करता है। इस वोल्टेज से आगे डायोड काहे का काम करता है? ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया रिवर्स। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? इस चैप्टर के अंदर यही है, बस जो आप लोगों को बता दिया, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। समझ में आ गई बात? एनर्जी बैंड, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्स। फिर फॉरवर्ड के ऊपर काम करने वाली डिवाइस है एलईडी। कौन है? एलईडी। जो कोई बाइसिंग में काम नहीं करती है वो है सोलर सेल। जो रिवर्स बाइसिंग में काम करती है वो है फोटोडायोड। और रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो फॉरवर्ड में भी करती है और रिवर्स में भी करती है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? चैप्टर हो गया आपका फिनिश विद क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में पहले ही आपको करा दिए थे एक दिन जब, क्योंकि कम है क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो यस सर। अब रिवीजन में करेंगे इसकी बाकी बात। जब हम लोग सिलेबस पढ़ लेंगे तो दोबारा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत सारे सवाल आपको करवाएंगे जब मैं रिवीजन बताऊंगा। ठीक है, वैसे मेरी तरफ से खत्म हो गया ये टॉपिक। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो चैप्टर मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं, इसके नोट्स नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, मैं खुद लिखवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो नोट्स साथ में लिख के चलिएगा। ये वाला चैप्टर और इसके अगले वाला चैप्टर, एटम और न्यूक्लियस, इनके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ये अपने आप कॉपी में आपको लिख कर चलना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके अंदर, बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है। करूँ स्टार्ट? ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है भाई हमारे पास में न्यूक्लियस। लिखवा दूं? दे तो रखी है मैंने शीट। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लास्ट वाले पेज पर देखना, बिल्कुल है। बाकी अगर और चाहिए ना डिटेल में, मैसेज कर देना, मैं और भेज दूंगा नोट्स तुम्हारे पास में। ठीक है ना? अरे बातें नहीं, भेज देना मेरे पास में। बहुत सारा नोट्स का यार जखीरा है, कुछ भी भेज दूंगा तुम्हारे पास में से, पढ़ लेना आराम से। ठीक है? नहीं, हाँ है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, डायग्राम्स आप बना पा रहे हो। क्योंकि ये जो चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें लिखने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आप पॉइंट्स में अपनी बात लिख देते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें हमें इसके अंदर समझ में आई है, जैसे एलईडी है, मान लो आपने लिख दिया कि एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगी, वोल्टेज V0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये वाली डोपिंग करेंगे, मटेरियल होना चाहिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड, एक छोटा सा ग्राफ बना दिया, उसका सर्किट डायग्राम बना दिया, बात खत्म हो गई। यही तो चाहिए टीचर को, और क्या चाहिए? वो तुम्हारी थ्योरी है, तुम्हारी आत्मकथा देखने के लिए थोड़ी आता है वहां पर कि भाई तुम लेट अस कंसीडर ये वो। ये तो स्कूल टीचरों का ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। सीधा मुद्दे की बात लिख कर आओ। आपको हमेशा सीबीएसई यही बात कहती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, तो टू द पॉइंट लिख कर आओ। फालतू बात लिख कर आओगे तुम्हारा ही समय खराब होना है। ठीक है? नहीं, जितना हो सकता है अपने जवाब को पॉइंट्स में देने की कोशिश करो। डायग्राम एक बढ़िया सा लेबल डायग्राम बनाने की कोशिश करो और न्यूमेरिकल एनालिसिस के टर्म में सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है? और अगर आपको और नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को और दे दूंगा। 2 चैप्टर के मैंने आपको दिए हैं, एक वेव ऑप्टिक्स है और एक सेमीकंडक्टर है। बाकी के जो 2-3 चैप्टर बच रहे हैं वो मैं खुद लिखवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हमारे पास में न्यूक्लियस। ठीक है? तो न्यूक्लियस के बारे में हमें जानना है क्या है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, नोट्स इसके पॉइंट पॉइंट की फॉर्म में है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है? सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आता है हमारे पास में न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? देखो बेटा, न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर, मान लो कि ये न्यूक्लियस है। यार न्यूक्लियस तो जानते होंगे, या ये भी बताओ न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के बीचों बीच एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इन्हीं को हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। समझ आ रही है बात आप लोगों को? नंबर 2, किसी भी न्यूक्लियस को दिखाने का जो तरीका है वो ऐसा है,
ये किसी भी न्यूक्लियस को दिखाने का तरीका है। ZXA, किसी भी न्यूक्लियस को हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो Z आप लोगों को दिख रहा है, इस Z का नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ये जो A आपको दिख रहा है, इस A को हम कहेंगे मास नंबर। क्या कहेंगे? A हो जाएगा आपके पास में मास नंबर, ध्यान से। और इस पूरे एलिमेंट का जो नाम होगा आपके पास में, इस पूरे एलिमेंट का नाम, मतलब पूरे जो मैंने ये डॉटेड उसके अंदर लिखा है, इसका नाम होगा न्यूक्लियाइड। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका नाम होगा न्यूक्लियाइड। ठीक है। नंबर 3, जो Z होता है, हमने इसे क्या नाम दिया, जरा जल्दी से बताओ। एटॉमिक। और किसी भी न्यूक्लियस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बिल्कुल उतने ही होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो न्यूट्रल है तो। अगर वो न्यूट्रल है, कैसा है? तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। चौथी बात ये है, अगर आप A में से, बेटा A को, ये जो ऊपर वाला नंबर है A, इसे बोलते हैं मास नंबर, और अगर आप इस A में से Z को माइनस कर देते हो तो ये बन जाता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बन जाता है? ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, उसी से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको। मैंने आपके सामने लिखा 20 कैल्शियम 40। ठीक है। ये तो हो गया पूरा न्यूक्लियाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियाइड। ठीक। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? 20। ये हो गए हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 20। डन। इतने ही हो गए हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप 40 में से 20 को माइनस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे आपके कितने? अगेन 20 निकल जाएंगे। ये तो बहुत बेसिक बात थी, सही मायने में 9th में सिखाई जाती है ये बात। ठीक है। लेकिन जो नई चीज आने वाली है वो यहां से आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहीं से हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी। क्या चेक करते हैं? कि वो न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है। और स्टेबिलिटी चेक करने का बहुत आसान तरीका है, न्यूट्रॉन के नंबर को प्रोटॉन के नंबर से डिवाइड कर दो। बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास में और प्रोटॉन कितने हैं? 20/20 कितना आएगा? 1। कितना आएगा? अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से डिवाइड करके 1 आ गया तो स्टेबल है। कैसा है? और अगर 1 से ज्यादा आ गया या 1 से कम आ गया तब अनस्टेबल है। ध्यान रखेगा। और 1 से, देखो सुन लो पहले बात को ध्यान से, 1 से वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी या जितनी कम आएगी वो उतना ज्यादा अनस्टेबल माना जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो एक के लिए तो है 1.1 और एक के लिए है 1.5, तो जिसके लिए 1.5 होगा ना वो ज्यादा अनस्टेबल माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो से हम ये बताते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब देखो आगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, पूरा न्यूक्लियस इस अनस्टेबल होता है, एटम अनस्टेबल नहीं होता कभी। मैंने आपके सामने लिखा ये 3 लिथियम 7। 3 लिथियम, ये क्या लिखा हुआ है? ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 3। अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। अरे बोलो, अब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से करते हैं डिवाइड। न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? बताओ, एक से बड़ी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? अरे आएगी। स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऑब्वियसली अनस्टेबल है। बोलो है या नहीं है? इस तरीके से हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का पता लगाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? अब मसला क्या है, गौर से देखिएगा। एटम बहुत छोटा होता है। एटम का जो साइज है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। साइज का मतलब इस बात से होता है कि ये हो गया एटम। जैसे मैं नोट्स लिख रहा हूं ना आपके सामने, बिल्कुल एज इट इज जू के तू अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है। नहीं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, कोई कम पॉइंट नहीं, मैं सब कुछ लिख के चलूंगा यहां पर। ये एटम के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है इसे बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ,
और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। और ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है इसे बोलते हैं साइज ऑफ एटम, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। बोलो समझ आया नहीं आया? अब मसला क्या है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है या इतना छोटा कंटेंट है कि उसके मास को किलोग्राम के अंदर मापा नहीं जा सकता है। समझ में आ रही बात? मतलब एक धूल के पार्टिकल को, हालांकि एटम जो है ना एक डस्ट के पार्टिकल से भी लाखों गुना छोटा है, तुम एक डस्ट के पार्टिकल को किलोग्राम में माप लोगे क्या? मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। और एटम तो डस्ट के पार्टिकल से भी लाखों गुना छोटा है, एटम तो डस्ट के पार्टिकल से भी लाखों गुना छोटा है, तो एटम के मास को, न्यूक्लियस के मास को किलोग्राम में नहीं मापा जा सकता है। एटम और न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई, उस नई यूनिट का नाम है AMU, स्मॉल a स्मॉल m u। इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। बोलो बेटा समझ आया क्या? इसे रिप्रेजेंट करते हैं U से, काहे से? और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये इसकी वैल्यू है, ध्यान रखेगा। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अब आप देखो, जैसे हम लिखते हैं साहब कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना, ये इलेक्ट्रॉन का मास है 10 की पावर माइनस 31। अरे 10 की पावर माइनस 31 तो कौन कैलकुलेशन करेगा यार, एक्यूरेसी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन के मास को इस नई यूनिट में बदल दिया। वैसे तो वहां पेपर में लिखा हुआ आएगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी आप याद रखना इसे अच्छे से। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055 AMU, ध्यान रखेगा, 0.00055 AMU। अब ऐसे ही प्रोटॉन के मास की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। भाई ध्यान से बच्चों, ये प्रोटॉन का मास किलोग्राम में है, लेकिन अगर प्रोटॉन के मास को हम AMU में बदलें तो इतना आएगा 1.0073 AMU। बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रॉन के मास को अगर मैं AMU में लिखता हूं तो इतना आएगा 1.0086 AMU। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन का मास है AMU, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। ये प्रोटॉन का मास है AMU, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, और ये आपका न्यूट्रॉन का मास है एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। अब इस चैप्टर में किलोग्राम में कोई बात नहीं होगी, बहुत रेयरली किलोग्राम में बात होगी। मैं जितनी भी बात करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, वो सब इसी यूनिट में बताऊंगा, AMU के टर्म में। और याद रखना, एक AMU की वैल्यू इतनी है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो अभी आपने सिर्फ इतना सीखा, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कैसे निकलेंगे। अरे सीख गए? ये जो नीचे का नंबर है ये प्रोटॉन है, ये जो ऊपर का नंबर है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। इसे बोलते हैं मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। समझ गए? स्टेबिलिटी निकालना सीख लिया। न्यूट्रॉन को किससे डिवाइड करोगे? न्यूट्रॉन को लिखो, एक जरा बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 17, 7 नाइट्रोजन 15। दो दे रहा हूं मैं आपको, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 17, 7 नाइट्रोजन 15। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? भाई एक तो हो गया 8 ऑक्सीजन 17। अब यहां देखो प्रोटॉन कितने हो गए? 8, और 17 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9। न्यूट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन हो गए 8, इसके लिए हो गया 9/8। अरे हो गया? दूसरे के लिए कितना है? 7, नाइट्रोजन 15। बताओ प्रोटॉन कितने हो गए? और 15 में से 7 को माइनस करोगे 8 आएगा। बोलो 8 तो न्यूट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए। ये दो वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इसे डिवाइड करो और इसे डिवाइड करो। इसे डिवाइड करा तो क्या आंसर आया? 1.1। और इसे एक्यूरेट बताओ यार।
देखो सुन लो ध्यान से, इनमें से जो छोटा होगा ना, ये वाला और ये वाला 1, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। अरे है, ये तो हो गया अनस्टेबल। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो। ठीक है, शुरुआत समझ में आ गई? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे।